देवनाथ साहब, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, ये भारत के लिए ये G20, क्योंकि मैं कई बार ऐसे सम्मेलन जो होते हैं, शिखर सम्मेलन, उनको कवर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे देशों में गई हूँ, लेकिन शायद इस तरह का जो एलिमेंट है, इस तरह की जो दिल्ली तब्दील हुई है, इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं प्रधानमंत्री मोदी या G20, यहाँ तक कि आर्मी के जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी G20 का लोगो लगा हुआ है, क्या मायने हैं इसके? देखिए आदिति, G20 दिल्ली में हो रही है, एक बहुत खुशनुमा माहौल है, आनंद का माहौल है, उत्सव का माहौल है। आज ना सिर्फ मोदी जी और हमारे उच्चतर अधिकारी, वरन दिल्ली का एक आम नागरिक भी यह महसूस कर रहा है कि वो भी G20 के मीटिंग में एक भागीदार है। दिल्ली का बच्चा बच्चा गलियों में दौड़ रहा है हाथ में झंडे लेकर। ये दिखाता है कि पूरे देश में एक उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है। ना सिर्फ दिल्ली स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वरन देश के हर जगह से प्रतिनिधि, आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस आए हुए हैं ताकि इस उत्सव का बहुत ही शानदार तरीके से ऑपरेशनलाइज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ भारत में, वरन पूरे विश्व में एक उत्सुकता है। आज दुनिया में कई देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीका के देश जो कि बहुत पिछड़े भी हैं, वहाँ पे भी वो भारत नाम को पहचान गए हैं। मोदी जी को आज दुनिया में कई यूनिवर्सिटीज़ में पहचाना जाता है। जो पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के, जो कूटनीतिज्ञ हैं, वो मोदी जी के नाम पर एक चीज़ पर सहमति है कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर रहे हैं, ना सिर्फ एशिया में, विश्व में भी। मैं आपको बताऊं कि जब यूक्रेन का मसला सामने आया तो सब जगह पर या तो इस तरह का बयास चाहिए था, झुकाव, या उस तरह का झुकाव चाहिए था। मोदी जी ने उसमें एक बैलेंस ले आए। उन्होंने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि यूक्रेन के युद्ध का समाधान कैसे हो, बातचीत से हो सकती है। वो भी मोदी जी ने समझाया पुतिन को और जेलेंस्की को कि द्विपक्षीय वार्तालाप से ही होगा। लेकिन देवनाथ साहब, इसका आउटकम तो निकला नहीं। देखिए, उम्मीद पर दुनिया जीती है और हमारे हर देश एक में दिन यूक्रेन और रशिया वॉर में ना सिर्फ यूक्रेन और रशिया, पूरा विश्व कुछ ना कुछ खो रहा है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी मौजूद हैं। बाली में जो सोचा नहीं गया था वो हुआ। कहीं ना कहीं रशिया ये मान गया था कि पैराग्राफ में जोड़ दिया जाए कि ये एरा नहीं है वॉर के लिए, लेकिन अब जब ये डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं कि कॉमन कम्युनिकी जिसे कहते हैं या जिसे आउटकम कहते हैं, उसमें रशिया ना तो आ रहा है, खास तौर पे अगर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट कहें तो ना तो आ रहे हैं, और यहाँ तक कि चाइना को भी आपत्ति है तमाम पैराग्राफ में। ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर को अब कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है या उनके जो स्पोक्स पर्सन है दरकिरार कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा रशिया यूक्रेन से ज़्यादा इकोनॉमिक या फिर वासुदेव कुटुंबकम, विमेन लेड डेवलपमेंट, तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों, हम क्यों दरकिरार कर रहे हैं और क्यों जो बाली में हुआ वो यहाँ नहीं हो पा रहा? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले बाइडन के अमेरिका से रवाना होने से पहले वहाँ के NSA मिस्टर सवलिन ने कहा कि रशिया यूक्रेन पर बहुत ज़्यादा जगह मिल पाएगी इस डॉक्यूमेंट में, हमें नहीं लगता, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा उसको शामिल करना। चुनौतीपूर्ण होगा, जानते हैं कि वो जो माहौल है इस समय विश्व में, उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। युद्ध को, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को 1.5 साल से ऊपर हो गया और वो अभी समाप्ति का नाम नहीं ले रहा। शांति की बात कोई नहीं कर रहा, सब उसमें आहुति ही डाल रहे हैं। हम हथियार दे रहे हैं, टैंक दे रहे हैं, F-16 देने की बात चल रही है और आमरा मिसाइल्स की देने की बात चल रही है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया इस G20 समिट में। यूक्रेन के प्रतिनिधि जो हैं वो वहाँ के प्रमुख नहीं है, जेलेंस्की नहीं है। अगर ये माना जा रहा था कि अगर वो आती तो पूरा जो समिट था वो एक तरह से हाईजैक हो जाता है। खैर मैं ये नहीं मानता हूँ, ये लोगों के एक वो आना चाहते थे, लेकिन एक अच्छा था, लेकिन बिल्कुल आना चाहते थे। कनाडा से लेकर दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरे जो कंट्रीज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया नहीं चाहता था कि ये हाईजैक किया जाए। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद अली शाह भी मौजूद हैं। आपसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से, जो आज शाम को ये बायलैटरल मुलाकात होनी है, उस बायलैटरल में दिख तो 2 ही लोग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तस्वीर में साइकोलॉजिकली सही मल्टीलैटरल लग रही है, क्योंकि चाइना एक बड़ा मुद्दा है। चाइना ना यहाँ पर आ रहे हैं, भले ही उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज दिए हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भेज दिए हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो बाइडेन भी चाहते थे कि उनकी मुलाकात हो। और 2 दिन पहले
अमेरिकी जो जिसे बोल सकते हैं कि जो उद्योग के जो सेक्रेटरी हैं वो चाइना में भी नजर आए। इस पूरे गणित को कैसे देखते हैं? जी, आपने बहुत ही दिलचस्प बात करी है। देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बल्कि निराशा जताई थी कि भाई वो शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं इसके लिए। तो पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और जो बाइडेन के जो ताल्लुकात हैं, कि रिश्ते हैं, वो दिखते हैं दुनिया के आगे। वो गर्म जोशी जिस तरीके से वो मिलते हैं, जिस तरीके से इनका स्वागत होता है, अमेरिका में भी अभी वो हाल ही में गए थे, ये सब जानते हैं। और ये देखा गया है अक्सर गैदरिंग में भी जो बाइडेन साहब ढूंढते हुए आते हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास, पीछे थपथपाते हैं और वो गले भी मिलते हैं गर्म जोशी से। ये बहुत ही, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे अमेरिका जैसे सुपर पावर को सख्त जरूरत नहीं है, सख्त जरूरत है हिंदुस्तान की, मैं ये बोलूंगा। हाँ, हिंदुस्तान को जरूरत थी अमेरिका की, अभी भी थोड़ी बहुत रहेगी, वो तो इंटरडिपेंडेंसी रहती है आपस में, लेकिन मेनली अमेरिका को हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है। दूसरी बात रही कि भाई चीन एक अहम मुद्दा है। जी हाँ, क्योंकि चीन टाइम टू टाइम ये बदतमीजियां करता है। वो अपना कार्टोग्राफिक इन्वेजन अभी किया था, अपने मैप पे दिखा दिया गलत शरत कि भाई कि अरुणाचल प्रदेश और इस तरीके से और भी इलाके दिखाए। बहुत से देशों ने, आसियान देशों ने भी इनकी निंदा करी है, सख्त निंदा करी है, खुल की निंदा करी है चीन की, क्योंकि चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में यकीन रखता है। सन त्सू इनके एक फिलोसफर हैं और थिंकर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। अदिति जी, इसमें यह लिखा गया है कि एक जंग को कैसे बिना लड़े ही जीत जाए आप तो देखिए बिना लड़े आप जंग को जीत जाए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, इसके बारे में खूब इसमें भर के इस किताब में साइकोलॉजिकल के साथ साथ आज भले ही चाइना के साथ उस तरीके से कोई संबंध पिछले लंबे समय से नहीं रखना चाहता, लेकिन पुल आउट भी नहीं करता, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, और चाहे भारत भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से चाइना के साथ उसके संबंध है नहीं। तो जिस तरीके से पिछले अप्रैल 2020 से लेकर आज तक के संबंध है, और जो लगातार चाइना मैप के जरिए, गलवान के जरिए तमाम मैसेज दे चुका है, और फिर वो अभी G20 कभी मिस नहीं करते। शी की आदत है कि वो जहाँ भी जाएंगे अपना पक्ष रखेंगे, और G20 जैसी समिट वो कभी मिस नहीं करते, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो तमाम अलग मुद्दे हैं। लेकिन अमेरिका भले ही भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है, टेक्नोलॉजी का शिफ्ट भी एक वजह है, लेकिन क्या कितने दशक लग जाएंगे कि हम चाइना से सप्लाई चेन में डिपेंडेंट कम होंगे? ना सिर्फ भारत, पूरा विश्व। जी देखिए, अभी ऑलरेडी हम आत्मनिर्भरता की तरफ आ गए हैं, केवल डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं। तो हम जब ये डिपेंडेंसी, ये अम्बिलिकल कॉर्ड किसी के साथ भी होता है, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एनालॉजी में, हर एक को समझने के लिए। आप मुझे समय बताएं, कितना समय लगेगा इंडिपेंडेंट होने में? इंडिपेंडेंट होने में तकरीबन मान ही लीजिए एक तरीके से हम हो ही गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंटली हम इतना बड़ा पैमाने पे G20 होस्ट ही कर रहे हैं, तो समय की बात है ही नहीं। ये सब ज़हनी तौर पे परसेप्शन होता है, देखने की बात होती है, देखने का नज़रिया होता है कि आज की तारीख की। देखिए, पहले हिंदुस्तान के ऊपर ये था कि हिंदुस्तान को ज़रूरत थी अमेरिका की, लेकिन आपको मैं महज इत्तेफाक बताऊं, मैं जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एक दिन में एडमिनिस्टर करे, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे हमारे पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे, उसी दिन, महज इत्तेफाक बोलती कुछ भी बोली, लेकिन हुआ ये फैक्ट है कि उसी दिन अमेरिका ने वो प्रतिबंधियां हिंदुस्तान से हटाई थी। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि हिंदुस्तान इतना तरक्की के रास्ते पे, इन कितना टाइम लगेगा? मैं तो कहूंगा हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल बात करनी जरूरी है। मैं देवनाथ जी और DK पांडे साहब दोनों से समझना चाहूंगी। तो पहले देवनाथ जी, आप ये बताएं कि उन्होंने कहा कि हम तकरीबन इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के चलते भारत को चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन भारत चाइना का ऑल्टरनेट बनने में कितने साल लेगा? देखिए अदिति, जहाँ तक भारत चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो थोड़ा हमारे लिए विपरीत चल रहा है, लेकिन दुनिया में एक ग्लोबल शिफ्ट नज़र आ रहा है जहाँ की प्रोडक्शन सेंटर्स वो चीन के बाहर मूव कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, और चाइना से प्रोडक्शन सेंटर मूव आउट करके ज़्यादातर हिंदुस्तान में भी आ रहे हैं। तो आपने टाइमलाइन पहुँचा है, मैं आपको बताता हूँ, हमें तकरीबन 20 साल लग जाएंगे कि भारत ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में बनाएगा और दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा 20 साल के अंदर ही कि चीन का हम कड़ा मुकाबला कर पाएंगे। बल्क ड्रग एक एरिया है, जो बड़ी बड़ी दवाइयां हैं उसकी फार्मूलेशंस जो हैं वो चीन हमसे थोड़ा आगे है। जो माइक्रोचिप्स होती हैं उसमें उनको थोड़ी सी बढ़त हासिल है, लेकिन माइक्रोचिप्स के लिए अब हिंदुस्तान ने बहुत इनिशिएटिव ले रखे हैं, और अमेरिका ताइवान के साथ मिलकर भारत में हम माइक्रोचिप इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 20 साल में
आप बढ़त की बात कर रहे हैं, लगभग 700 के आसपास जो एयरप्लेन्स हैं हमारे पास हैं, 7,000 के आसपास चाइना के पास है। हमें इस चीज पे मोबाइल की बात कर लूँ, सस्ते लैपटॉप की बात कर लूँ, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर लूँ, बोइंग की बात कर लूँ, या तमाम किसी भी इस तरह की चीज़ों की बात कर लूँ, सस्ते और जल्द बनाने में, मैन पावर में। और यही वजह है कि भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है मैन पावर के चलते तमाम चीज़ें। लेकिन अभी शायद समय लगेगा। मेरे साथ डी.के. पांडे साहब हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बायलैटरल मुलाकात होगी, 5 बड़े मुद्दे क्या कुछ रह सकते हैं? देखिए, पहला तो बहुत चर्चा हम सवेरे से कर रहे हैं कि 9 न्यूक्लियर प्लांट की रिएक्टर्स की बात चल रही है, शायद उसके बारे में कुछ अचीवमेंट हो पाए, क्योंकि जिस दोनों ही देश जो है बहुत ही उत्साहित है इस दिशा में। दूसरा जो जेट ट्रांसफ़र की बात है F414 इंजन की, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये बहुत ही अहम मुद्दा रहेगा। और इसमें जो है कहा जा रहा है कि अभी 2 हफ्ते पहले अमेरिकन कांग्रेस में इस पर समर्थन दिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ग्राउंड पर कैसे होगा ये एक देखना होगा हमको, कि उसके लिए दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो निश्चित रूप से एक मार्ग प्रदर्शन करेगी। तीसरा जो मुद्दा है हमारा, वो हम चाहते हैं कि जो एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके ऊपर हम कैसे आदान प्रदान कर सकें। सोलर के ना उनका जो NISAR है, हमारे इसरो और नासा के बीच में एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है NISR, जो कि लॉन्च होगा इस साल के अंत में या अगले साल शुरुआत में। उसके बारे में काफ़ी कुछ जो है वो आगे तरक्की होने की उम्मीद है। ट्रेड, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एनर्जी, और इसके अलावा साइबर इन्वायरमेंट में भी क्या हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, इस पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। साथ में जिसके की बात ये भी चर्चा की गई है कि यूक्रेन का कैसे रशिया हम साथ दें, इसके बारे में बाइडेन बहुत उत्साहित हैं। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, जैसा कि उनके NSA ने इंडिकेशन दिया है, लेकिन इस पर कैसे उनको मदद दी जाए, इस पर भी इनके बीच में एक मुद्दा रहेगा बातचीत का। बिल्कुल, आपने तमाम महत्वपूर्ण जो है मुद्दे बताए, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, G20 की अध्यक्षता भारत और दिल्ली में लगातार जो है जो बड़े गेस्ट हैं हमारे और जिनको हमने इनवाइट किया है, बड़े देश के लोग जो है यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, आज से पहले कई ऐसे सम्मेलन हुए हैं, लेकिन इंडिया अफ्रीका सम्मेलन भी हुआ है, तमाम ऐसे सम्मेलन, लेकिन इस स्तर पर कि 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन से लेकर तमाम जो गेस्ट यहाँ पर जो ये G20 है, आज से पहले भारत में नहीं हुआ। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करते हैं, आज चाहे फिर वो कोरोना का काल हो, वहाँ पर लीडरशिप, फिर जैसा सब जिक्र कर रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर में एक स्टैंड लेने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हों जहाँ पर भारत ने लीडरशिप दिखाई है। और यही वजह है कि आज G20 को लेकर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक त्यौहार और एक लीडरशिप के रूप में देखा जा रहा है, भारत को एक ग्लोबल लीडरशिप के रूप में। लेकिन ये G20 इकोनॉमिक फोरम है, तमाम ऐसे मुद्दे चर्चा होंगे। और आपको फिर बता दें, G20 सभी समूह जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो एक माइंडसेट के लोग नहीं हैं। G7 को कहा जा सकता है जब से रशिया हटा दिया, लेकिन ये एक माइंडसेट के लोग नहीं हैं। यहाँ पर एक कॉमन कंसेंसस बनाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो उस स्तर पे नहीं चल रही हैं। हमारे साथ